गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। तो देखिए बच्चा, हम अभी तक जो है एक पी बाई पी क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे थे, जो कि आपको लगातार मिलती रहेगी। इसी के साथ ही बच्चा आपको आर एस अग्रवाल की मैथ सॉल्यूशंस की सीरीज जो है वो भी मिल रही थी। तो ये दो सीरीज आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी, आर एस अग्रवाल की और पी वाई पी क्वेश्चंस की। ठीक है, लेकिन आज से आपको एक और कुछ नया मिलने वाला है। तो आज से हम जो लूसेंट की हमारी जीके की बुक होती है, लूसेंट की जीके की हमारी जो बुक है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस लूसेंट की जो जीके की जो बुक है हमारी, उसको हम बिल्कुल डिफरेंट वे में पढ़ने वाले हैं। इसको देखकर आप बिल्कुल अपने नोट्स बना सकते हैं। अभी तक आपने बिल्कुल लूसेंट की जो है बुक पढ़ी होगी, लेकिन ये जो लूसेंट की बुक हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अलग ही अंदाज में पढ़ने वाले हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये बुक से किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। और ये जो लूसेंट की जो बुक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सारे के सारे एग्जाम्स में। जहाँ पर भी जीके पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए एक ही बुक आपके लिए इनफ होती है, लूसेंट की। ठीक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है हम सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्राचीन भारत पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बच्चा क्या है हमारे पास। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इतिहास की। ठीक है, तो इतिहास हमारे पास जो है बच्चा दो तरीके से सामने आएगा। एक इतिहास होगा हमारा भारत का इतिहास, और दूसरा जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास विश्व का इतिहास। ठीक है बच्चा, क्या होगा, इतिहास हमारे पास दो तरीके से सामने आएगा। एक होगा हमारा भारत का इतिहास और एक होगा बच्चा हमारा कौन सा, विश्व का इतिहास। क्लियर है। देखिए बच्चा, आपके जो एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके भारत के इतिहास से बनते हैं, ना कि विश्व के इतिहास से। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा विश्व इतिहास से आता है वो हम अलग कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं कौन सा, भारत का इतिहास। ठीक है बच्चा, तो देखिए बच्चा, भारत के इतिहास को हमने अध्ययन की दृष्टि से अध्ययन की दृष्टि से कुछ तीन भागों में बांटा हुआ है। एक हमारे सामने क्या है, प्राचीन भारत है। दूसरा हमारे सामने क्या है, मध्यकालीन भारत है। तीसरा हमारे पास कौन सा है, आधुनिक भारत है। क्लियर है। देखिए बच्चा, आप इस पीपीटी को देखकर अपने खुद के नोट्स बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ ही ये पीपीटी जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है। तो हमने इस पहली स्लाइड में क्या देखा है कि हम बात कर रहे हैं इतिहास की, जहां पर इतिहास के दो सिनेरियो होंगे। कौन कौन से सिनेरियो होंगे, एक होगा हमारा भारत का इतिहास और एक होगा हमारा विश्व का इतिहास। क्लियर है। हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, फिर वो चाहे पुलिस का हो, बैंक का हो, बैंक में तो खैर जीके नहीं आती है, पुलिस का हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी जो पैट प्रेजेंट में चल रहा है, इसका कोई भी इससे रिलेटेड हो, लेखपाल हो, या आप बोल सकते हैं एनी ऑफ द एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पर भी जीके पूछी जाती है और जहाँ पर भी इतिहास पूछा जाता है, वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा जो मेनली फोकस होता है क्वेश्चन का वो होता है भारत के इतिहास पर। ठीक है, तो हमने भारत के इतिहास को कुछ तीन भागों में बांटा हुआ है। नंबर एक हमारा प्राचीन भारत होगा, दूसरा हमारा मध्यकालीन भारत होगा, तीसरा हमारा आधुनिक भारत होगा। ठीक है, ये अध्ययन की दृष्टि से हमने बांटा हुआ है। अब बात करते हैं, देखो बच्चा, मध्यकालीन भारत की। तो प्राचीन भारत तो हम जान जाएंगे, प्राचीन भारत हमारा कब स्टार्ट होगा। प्राचीन भारत जैसे ही हम क्या स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम सभ्यताओं का विकास करते हैं, सभ्यताओं के विकास के साथ ही सभ्यताओं के विकास के साथ ही हमारा प्राचीन भारत कौन सा, हमारा प्राचीन भारत शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या शुरू हो जाता है, प्राचीन भारत शुरू हो जाता है। लेकिन मध्यकालीन भारत जो है वो मध्यकालीन भारत बच्चा 720 एडी 720 एडी के बाद माना जाता है। ठीक है, कब माना जाता है, 720 एडी के बाद हम मेडाइवल हिस्ट्री, इट मींस मध्यकालीन भारत की बात करने लग जाते हैं। ठीक है, 720 एडी का क्यों सीन है, क्योंकि 720 एडी में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था, और सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था, और इसी के साथ ही हम मान लेते हैं, मुस्लिम आक्रमण के साथ ही मान लेते हैं कि भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो चुकी है। क्लियर है।
अब आधुनिक भारत की हम बात कर लेते हैं बच्चा। तो आधुनिक भारत की शुरुआत हम 1600 ईस्वी से मानते हैं, इट मीन 1600 एडी से मानते हैं। एडी को बच्चा हिंदी में ईस्वी बोलते हैं, ठीक है, ईस्वी बोलते हैं। तो 1600 एडी से भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। 1600 एडी में भारत में यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंपनी जो है वो भारत में आना शुरू हो जाती हैं, और यूरोपियन कंपनीज के आगमन के साथ ही हम मान लेते हैं कि भारत में आधुनिक भारत की शुरुआत हो चुकी है। क्लियर है? ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए उम्मीद है। प्राचीन भारत क्या है? सभ्यताओं के विकास के साथ ही हम भारत में प्राचीन भारत की शुरुआत मान लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हम पाषाण काल पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसी के साथ ही जैसे ही भारत में एक पहला सफल आक्रमण, मुस्लिम सफल आक्रमण होता है 720 एडी में, ठीक है, तो इसी के साथ ये मान लेते हैं कि भारत में क्या मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो चुकी है। और सन 1600 ईस्वी के बाद जैसे ही भारत में यूरोपियन कंपनी का आगमन शुरू होता है, जैसे कि पुर्तगाली भारत में आते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आ जाते हैं, और इसके साथ ही पुर्तगाली हालांकि 1400 में आते हैं, लेकिन 1600 में इनकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। तो 16 कुछ बुक्स जो है वो 1400 मानती हैं, 1498 मानती हैं, कुछ बुक्स जो है वो 1600 मानती हैं। तो ये कोई कन्फ्यूजन वाली, क्योंकि ये जो है वो मध्यकालीन और आधुनिक भारत के बीच में छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इस वजह से आधुनिक भारत की जो वास्तविक शुरुआत है वो 1600 एडी के यूरोपियन कंपनीज के आगमन के साथ मानी जाती है। क्लियर है बच्चे? ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में पुर्तगाली भी है, लेकिन वो हालांकि 1498 में ही भारत में आगमन हो जाता है उनका, वास्को डी गामा का, लेकिन फिर भी हम आधुनिक भारत की शुरुआत जो है वो 1600 एडी से मानते हैं। क्लियर है? समझ आ गया होगा? ये तीनों फैक्टर समझ में आ गए होंगे। इन तीनों चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई है जिसमें हम भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो देखिए, भारत के नामकरण की अगर हम बात करें तो महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को जो है वो भारतवर्ष कहा गया है, अर्थात भारत का देश कहा गया है, और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। क्लियर है? भारत के अगर नामकरण की बात करें तो महाकाव्यों और पुराणों में बच्चा भारत को क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया है, अर्थात भारत का देश कहा गया है, और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। क्लियर है? चलिए देखिए आगे, देखिए यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया है। क्लियर है? तो भारत के नामकरण की बात आपको समझ में आ गई होगी कि पुराणों और महाकाव्यों में भारत को क्या बोला गया है? भारतवर्ष बोला गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान या हिंद कहा है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। और देखिए बच्चा, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिए, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि हमने आपको आर.एस. अग्रवाल की सीरीज जो है वो चल रही है, सॉल्यूशन सीरीज। तो यहाँ पर आपको आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन थोड़े से ही टाइम में हम आपको एक और सरप्राइज देने वाले हैं। हम आपके लिए स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो कुछ उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज आपको मिलेगी। अभी फिलहाल हमने लूसेंट की जो जीके है उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके हमने उसको पढ़ाने की शुरुआत कर दी है, ठीक है। पहला हमने पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री लिया है, जिसमें हम कुछ वीडियोस जो है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आते हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पर चलेंगे, ठीक है। हम यकीन मानिए आपको पूरी लूसेंट पढ़ाई जाएगी, और एक एक चीज़ आपको डिस्कस करके बताई जाएगी, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। आप लूसेंट की बजाय आप हमारी स्लाइड से अपने नोट्स बनाइए, बहुत बेहतरीन नोट्स बनेंगे आपके। क्लियर है? समझ में आ गया? चलें नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या समझा हमने? यहाँ पे भारत का नामकरण समझा हमने। क्या नामकरण समझा? कि महाकाव्य और पुराणों में भारत को हमने कहा है भारतवर्ष, यूनानियों ने भारत को कहा है इंडिया, और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को बोला है हिंद अथवा हिंदुस्तान। क्लियर है? चले नेक्स्ट स्लाइड पे
देखिए ये आ गया हमारा। तो अब हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की। तो देखिए बच्चा, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के चार तरीके हैं। कौन कौन से चार तरीके हैं? पहला, धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास जान सकते हैं। दूसरा बच्चा, हम ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। तीसरा बच्चा, विदेशी यात्रियों के विवरण से हम भारत के प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। और चौथा, हमारे सामने जो आता है वो पुरातात्विक साक्ष्य आते हैं, इनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। क्लियर है? इन दो चीज़ों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी सी नेक्स्ट स्लाइड में, कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। फिलहाल हम इन दोनों चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चा? तो देखिए, विदेशी यात्रियों के विवरण में हमको मिलेगा कौन? हमको मिलेगा मैगस्थनीज। ठीक है, मैगस्थनीज जो है एक विदेशी यात्री था जिसने भारत के बारे में कुछ बोला है। उस चीज़ों से हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। इसके साथ ही बच्चा एक विदेशी यात्री है, इसका नाम है फाइयान। एक है आपका हेनसांग। ऐसे ही करके काफ़ी सारे जो है वो यात्री भारत आए थे और उन्होंने अपने अपने अलग अलग विवरण दिए हैं भारत के बारे में। तो उन्होंने उनके विवरण से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में मालूम चलता है। क्लियर है? परेशान मत होइए, इसको ब्रीफ में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि विदेशी यात्रियों का विवरण कैसे पता करेंगे। कि जो विदेशों से भारत में यात्री आए थे, जैसे कि मैगस्थनीज भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, 14 वर्षों तक भारत में रहा था। इस दौरान उसने एक पुस्तक की भी रचना की थी और उस दौरान उसने भारतीय समाज का जिक्र अपनी पुस्तक इंडिका में किया था। क्लियर है? इसके अलावा बच्चा फाइयान भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाइयान आया था। इसने जो है वो सीयू की नाम से एक बुक लिखी थी। इसके अलावा बच्चा हेनसांग आया था भारत। तो ये काफ़ी सारे यात्रियां हैं। इत्सिंग भी आया था और भी काफ़ी सारे यात्री हैं जो भारत में आते हैं और भारत की समाज और भारत की शासन व्यवस्था के बारे में बताते हैं, जिसके माध्यम से हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पता चल जाता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो ऐसे साक्ष्य जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं। किसके दौरान? खुदाई के दौरान जो साक्ष्य हमें मिलते हैं उन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। जैसे कि हमें कहीं चूड़ियाँ मिल जाती हैं, जैसे हमें कहीं मृतकों का टीला मिल जाता है, कहीं पर हमें कुल्हाड़ी मिल जाती है। तो इन चीज़ों के माध्यम से हम जो है वो इन चीज़ों के माध्यम से भी हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान जाते हैं। ठीक है? पुरातात्विक साक्ष्यों के एनालिसिस करने के लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं, जिस माध्यम से हम पता करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी हो सकती है और किस काल से संबंधित हो सकती है। तो इसके लिए हम C14 या कार्बन डेटिंग विधि जिसे बोलते हैं, C14 विधि, या हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि। ठीक है बच्चा? तो ये आप लिख सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों के एनालिसिस करने के लिए कि वो किस उम्र के हैं, मतलब वो कितने पुराने हो सकते हैं, किस काल के हो सकते हैं, इसके लिए हम कार्बन डेटिंग विधि या C14 विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। क्लियर है? दोबारा से बता देते हैं आपको कि विदेशी यात्रियों के विवरण में हम बात करेंगे मैगस्थनीज की, फाइयान की, हेनसांग की, इत्सिंग की, और भी जो भी यात्री भारत आए हैं उन्होंने जितना भी भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं शासन प्रणाली के बारे में बताया है, इन सभी तथ्यों से हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे। इसी के साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य ऐसे साक्ष्य जो खुदाई के दौरान हमें मिलते हैं, जैसे कि हमें कहीं चूड़ियाँ मिलती हैं, मृतकों का टीला मिलता है, कुल्हाड़ी मिलती है, इन सभी चीज़ों से जो हम प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है? इसी के साथ ही बच्चा एक और पॉइंट आपको बताया था कि ये जो चीज़ें हमें खुदाई के दौरान मिलती हैं, इसके लिए, इसकी जानकारी के लिए कि ये चीज़ कितनी पुरानी हो सकती है, इसके लिए हम C14 विधि या कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए बच्चा, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों की। ठीक है? 2 पॉइंट्स आपको छोड़ दिए थे हमने, यहाँ पर आपको बताया था कि ये 2 चीज़ों को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इन दो पॉइंट्स को हमने इसी स्लाइड्स में कवर किया था। क्लियर है बच्चा? चलिए, तो बच्चे इसमें क्या बात करने वाले हैं, हम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चा, ये रहे हमारे पास धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है?
तो देखो धर्म ग्रंथों में क्या क्या शामिल होगा। धर्म ग्रंथों में वेद शामिल होंगे, उपनिषद शामिल होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ शामिल होंगे, आपके पुराण शामिल होंगे, वेदांग शामिल होंगे, स्मृति ग्रंथ शामिल होंगे, आरण्यक शामिल होंगे, धर्मसूत्र शामिल होंगे, जैन साहित्य शामिल होंगे और बौद्ध साहित्य जो है वो धर्म ग्रंथों में शामिल होंगे। ठीक है, इसी के साथ ही बच्चा एक नोट लिख लीजिए, ये जो वेद से लेकर धर्मसूत्र तक आपको जितने भी 1 से लेकर 8 तक जितने भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इन्हें हम वैदिक वैदिक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब भी वैदिक ग्रंथ की बात आएगी तो हम वेदों की बात करेंगे, हम उपनिषद की बात करेंगे, हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे, हम पुराणों की बात करेंगे, हम वेदांगों की बात करेंगे, स्मृति ग्रंथों की बात करेंगे, आरण्यक की बात करेंगे और धर्म सूत्र की बात करेंगे। क्लियर है बच्चा। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैनों के जो साहित्य होंगे उन्हें जैन साहित्य कहेंगे और बौद्धों के जो साहित्य होंगे उसे बौद्ध साहित्य कहेंगे। क्लियर है। तो ये हमारे धर्म ग्रंथ हो गए, इनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। इसी के साथ ही नेक्स्ट आगे आपको नजर आ रहा होगा क्या, ऐतिहासिक ग्रंथ। तो ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आपकी अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा है, महाभाष्य जो कि पतंजलि ने लिखा है, राजतरंगिणी जो कि कल्हड़ ने लिखा है, अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखी है, गार्गी संहिता जो कि कात्यायन ने लिखी है, चचनामा जो कि अली अहमद ने लिखी है। और भी काफी सारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। क्लियर है। हमने कुछ लिमिटेड चीजें आपके लिए लिखी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हम लेकर चल रहे हैं। क्लियर है। यकीन मानिए आपने इस तरीके से कभी भी लूसेंट नहीं पढ़ी होगी जिस तरीके से हम आपको लूसेंट पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट में अपने अपने किसी भी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में आपने देख लिया, तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों में जो चीजें शामिल हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी कि कौन कौन सी चीजें धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों में शामिल होंगी। क्लियर है। तो बच्चा इन दोनों चीजों के माध्यम से हम क्या जान सकते हैं, हम जान सकते हैं अपना प्राचीन भारत का इतिहास। क्या जान सकते हैं हम बच्चा, प्राचीन भारत का इतिहास। क्लियर है बच्चा। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए ये रही हमारी पास नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले धर्म ग्रंथ की, जिसमें नाम क्या होगा हमारा, वेद। क्लियर है। देखिए वेदों की बात करें तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद ही है। ठीक है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास हैं। ठीक है, कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास। याद रखिए जो हमारे वेद हैं, वेदों के हमेशा संकलनकर्ता होते हैं ना कि रचयिता। ठीक है, कौन होते हैं, संकलनकर्ता होते हैं ना कि रचयिता। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं, अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि वेदों के संकलनकर्ता क्यों होते हैं, रचयिता क्यों नहीं होते हैं। तो बच्चा वेदों में क्या होता है कि अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो अपनी अलग अलग बातें रखते हैं। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, वेद व्यास जी ने सभी की बातों को एक जगह संकलित किया है, इसलिए इसके संकलन करता है ना कि रचयिता है। क्लियर है। जितने भी हमारे ऋषि महर्षि हुए उन्होंने जिन भी तथ्यों को, जिन भी फैक्टर्स पर बात करी, उन सभी फैक्टर्स को महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी ने क्या किया है, उनको संकलित कर किया है। इस वजह से जो वेद हैं उनके रचयिता नहीं होते हैं, उनके संकलन करता होते हैं। क्लियर है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चले नेक्स्ट पे। देखिए हमारे पास सबसे पहला जो वेद आ जाता है वो आ जाता है ऋग्वेद, सेकेंड आ जाता है हमारे पास सामवेद, एंड नेक्स्ट वन यजुर्वेद, एंड नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है अथर्ववेद। ये हमारे पास कुछ 4 वेद हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं बच्चा, एक ऋग्वेद है हमारे पास, एक सामवेद है हमारे पास, एक यजुर्वेद है हमारे पास और एक अथर्ववेद है। इनकी क्रम भी कुछ इसी प्रकार है। सबसे पहले ऋग्वेद मिलेगा आपको, फिर आपको सामवेद मिलेगा आपको, फिर सामवेद के बाद यजुर्वेद मिलेगा आपको, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद मिलेगा, और इसी क्रम में आपको पढ़ना है। ठीक है। लूसेंट में क्या है बच्चा, कुछ चीज़ें क्या है कि जो पहले पेज पे लिखी हैं उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें दूसरे तीसरे पेज पर लिखी हैं। तो हमने क्या किया है कि जो दूसरे तीसरे पेज की जो चीज़ें हैं और पहले जो पेज की चीज़ें हैं, अगर उनमें कोई भी रिलेशन है तो हमने उनको एक ही जगह संकलित करने की कोशिश की है। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं कि इसमें आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर मिलेगा, इसलिए आप यहाँ से नोट्स जरूर प्रिपेयर करें अपने।
यकीन मानिए ऐसे नोट्स बनेंगे आपके कि आप भी कहेंगे कि मजा आ गया। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने क्या सीखा? इस स्लाइड में हमने सीखा कि भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं। वेदों की संख्या कितनी है बच्चा? वेदों की संख्या हमारी 4 है, जिसमें वेदों का क्रम किस प्रकार है? जिसमें सबसे पहले ऋग्वेद आता है, फिर सामवेद आता है, फिर यजुर्वेद आता है, और फिर अथर्ववेद आता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इस स्लाइड पर जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं और पढ़ी है वो भी समझ में आ गई होंगी। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर आगे की ओर। तो देखिए बच्चा, हम इस स्लाइड पर हम बात करेंगे इसकी ऋग्वेद की। ऋग्वेद में क्या क्या है? तो देखिए बच्चा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। क्लियर है? क्या बोला हमने? क्या बोला बच्चा? कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। चलिए इसके विभाजन की बात कर लेते हैं ऋग्वेद के। तो देखिए बच्चा, ऋग्वेद का विभाजन कुछ इस प्रकार है कि ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल हैं। मंडल बोल सकते हैं या आप चैप्टर बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोल सकते हैं? मंडल या चैप्टर, ठीक है? टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,462 10462 जो वो है ऋचाएँ हैं, ठीक है? और एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा के लिख सकते हैं कि जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या? होत्र। क्लियर है? समझ आ गया होगा बच्चा। इस स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा? इस स्लाइड के अंदर देखा कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम बोलेंगे क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद का विभाजन कुछ इस प्रकार किया हमने कि इसमें टोटल कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? टोटल 1028 सूक्त हैं। कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलेंगे? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलेंगे? होत्र बोलेंगे। क्लियर है? समझ आ गया होगा। चलें आगे देखिए। अब यहाँ पर इस स्लाइड में हम बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद से कौन कौन सी जानकारियाँ हमें मिल जाती हैं। तो देखिए बच्चा, ऋग्वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन है, वैदिक सभ्यता जो है वो मुख्यतः किस पर निर्भर है? मुख्यतः किस पर निर्भर है? वो निर्भर है बच्चा आर्यों पर। और इसी काल में वैदिक सभ्यता के दौरान ही हमने क्या किया था? हमने वेदों का संकलन किया था। क्या किया था? वेदों का संकलन किया था। क्लियर है? तो ऋग्वेद से हमें कौन सी जानकारी मिल जाती है बच्चा? ऋग्वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। और क्या मिलता है? और हमें देखो गायत्री मंत्र मिलता है, जो कि किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने लिखा है। ये कहाँ पर मिलता है ऋग्वेद में? ये हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिल जाता है। क्लियर है बच्चा? क्या है ऋग्वेद से और हमें क्या मिलेगा? ऋग्वेद से हमें गायत्री मंत्र मिलता है, जो कि विश्वामित्र जी ने लिखा है। ये ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिल जाता है। क्लियर है बच्चा? चलो आगे देखिए। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ये जो है वो इसकी हस्तलिखित ऋचाओं को हम खिल कहते हैं। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, ये भी आप नोट करेंगे। क्लियर है? देखिए बच्चा, ये जो है वो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद करनी पड़ेंगी। हम आपको क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते हैं कि नोट्स किस तरीके से तैयार करना चाहिए, हम ये चीज़ें आपको बता सकते हैं और समझा सकते हैं। क्लियर है ना? ये सारी चीज़ें पढ़ना आपका काम है, आप पढ़ेंगे बिल्कुल। उम्मीद करते हैं आप हमें सपोर्ट भी करेंगे और तैयारी भी करेंगे अपनी। क्लियर है? तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है बच्चा। आगे देखिए, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो देवता सोम को समर्पित है। क्या है बच्चा? 9वां मंडल जो है वो देवता सोम को समर्पित है। इसी के साथ ही बच्चा, जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त की बात कही गई है। और पुरुष सूक्त के अंदर ही हमने चातुस्य वर्ण जो समाज है उसकी कल्पना की बात की है। क्लियर है? ये पॉइंट आप स्टार लगा के लिख सकते हैं कि जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसमें हमने पुरुष सूक्त की बात करी है। जो पुरुष सूक्त है इसमें चातुस्य वर्ण समाज की कल्पना की बात की गई है। चातुस्य वर्ण मतलब 4 वर्ण की बात करी गई है। किसकी हमने बात की है? 4 वर्ण। तो बच्चा ये 4 वर्ण है कौन कौन से? जिसमें सबसे पहले बच्चा आ जाता है ब्राह्मण, फिर दूसरा वर्ण आ जाता है बच्चा कौन सा? आ जाता है क्षत्रिय,
तीसरा जो वर्ण आ जाता है बच्चा वो कौन सा आ जाता है, वैश्य। और चौथा जो वर्ण आ जाता है बच्चा वो आ जाता है कौन सा, शूद्र। क्लियर है। तो कई बार यहाँ से बच्चा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था कब आरंभ हुई। क्या पूछा गया बच्चा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था कब आरंभ हुई। तो याद रखिए वर्ण व्यवस्था आपकी ऋग्वेद में शुरू हुई। ठीक है, ऋग्वेद बोल सकते हैं, ऋग्वैदिक काल बोल सकते हैं। अगर ऋग्वैदिक काल ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप वैदिक सभ्यता का आंसर लगा सकते हैं। क्लियर है। क्या यहाँ पे नोट करके क्वेश्चन लिख लेते हैं आप। क्वेश्चन क्या है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, कब हुई। क्लियर है। क्या बोला बच्चा हमने क्वेश्चन कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो लिख लीजिए इसका आंसर होगा ऋग्वैदिक काल में। कब हुई बच्चा वर्ण व्यवस्था की शुरुआत, तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई थी ऋग्वैदिक काल में। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और चीज याद रखिए बच्चा, ये जो वर्ण व्यवस्था है, जो 4 वर्ण की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था कर्म आधारित थी, ना कि जन्म आधारित। ठीक है, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि जो वैदिक काल के अंदर, जो ऋग्वैदिक काल में हमने वर्ण व्यवस्था की बात करी है, या जो ऋग्वेद के अंदर वर्ण व्यवस्था की बात करी गई है, वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था है। अर्थात जो व्यक्ति क्या करेगा, जो व्यक्ति पूजा पाठ करेगा या जो व्यक्ति मार्गदर्शन का काम करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ब्राह्मण। इसके अलावा जो कबीले की रक्षा करेगा, वो क्या कहलाएगा बच्चा, वो कहलाएगा आपका क्षत्रिय। ठीक है। जो व्यक्ति क्या करेगा, व्यापार करेगा, वो क्या कहलाएगा बच्चा, वैश्य कहलाएगा। और जो बच्चा क्या करेगा, अपनी सेवाएं देगा, क्या देगा, अपनी सेवाएं देगा, वो क्या कहलाएगा बच्चा, शूद्र कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पर बच्चा कर्म से आधारित वर्ण व्यवस्था का अर्थ मतलब ये है कि अगर आपके पिताजी ब्राह्मण हैं या आपने ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप हमेशा ब्राह्मण रहेंगे। आपका जैसा कर्म रहेगा आपको वैसा वर्ण प्रदान कर दिया जाएगा। ये होती है कर्म आधारित व्यवस्था। लेकिन हमारा समाज धीरे धीरे सरलता से कठिनता की ओर बढ़ता है, और जैसे ही सरलता से कठिनता आती है, मतलब समाज के अंदर संकुचन जैसे ही आता है, वैसे ही हमें नए नए धर्म देखने को मिलेंगे। क्लियर है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ के लिए इतनी ही चीज़ें आपको समझना है। इस स्लाइड में क्या चीज़ें समझी हैं आपने कि ऋग्वेद से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती हैं। ऋग्वेद से हमें क्या मिलता है, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या पता चलता है इससे, और हमें पता चलता है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जिक्र है जो कि विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की है। ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिल जाता है हमको। और क्या बात करी हमने कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको हमने खिल कहा है। 9वां मंडल जो कि देवता सोम को समर्पित है। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसके अंदर चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना की गई है। चातुष्य वर्ण से हम समझते हैं क्या, 4 वर्ण के बारे में। ये 4 वर्ण कौन से होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो पूजा पाठ करेगा, मार्गदर्शन का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा। कबीले की रक्षा जो करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। जो व्यापार करेगा वो वैश्य कहलाएगा, और जो सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा। ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। यहाँ से बच्चा ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो ये आप लिख सकते हैं वर्ण व्यवस्था की शुरुआत ऋग्वैदिक काल में हुई है। क्लियर है बच्चा। उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है। जितनी भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर कवर करेंगे। आपको एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा कि आपको दोबारा कभी भी हिस्ट्री या मैथ या कोई भी एनी ऑफ द सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ाएंगे वो दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। आप सपोर्ट करिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बच्चा। उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं आगे। देखिए ऋग्वेद के अंदर और क्या क्या है। ऋग्वेद के अंदर इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। क्लियर है। क्या किया गया है ऋग्वेद के अंदर, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और बच्चा इसके अंदर क्या है, एक चीज यहाँ पर एक नोट डाल के आप एक पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट क्या रहेगा कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में
वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि आपने अभी देखो बच्चा वेद का एक क्रम देखा था, वेद का क्रम देखा था, वेद का क्रम क्या देखा था आपने देखा था ऋग्वेद, फिर आपने देखा था सामवेद, फिर आपने देखा था यजुर्वेद, और फिर देखा था आपने अथर्ववेद। ऐसी कुछ क्रम देखा था। तो बच्चा इसका कहने का मतलब है कि ऋग्वेद के बाद, वैसे सामवेद आता है लेकिन ऋग्वेद और सामवेद के बीच में एक ग्रंथ जो है उसकी रचना की गई थी। वो ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। क्लियर है ना बच्चा? उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला पॉइंट आप स्टार लगा के लिख सकते हैं कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिलता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। वेदों का क्रम कुछ इस प्रकार था जिसमें ऋग्वेद के बाद सामवेद आना चाहिए, लेकिन ऋग्वेद और सामवेद के बीच में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ आ जाता है जिसे हम नाम देते हैं क्या? शतपथ ब्राह्मण, जिसका बाद में जो कनेक्शन जो है वो किससे हो जाता है? बाद में जो कनेक्शन है वो यजुर्वेद के साथ हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे, समझ में आ गया होगा, इस स्लाइड की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए बच्चा आगे चलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं किसकी? सामवेद की। ठीक है, अब सामवेद की बात तो कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया कि हमने ऋग्वेद का क्या किया? संकलन किया। तो ऋग्वेद का संकलन किसमें किया? हमने ऋचाओं में किया, है ना? ऋचाओं में किया। ऋचाओं को फिर हमने एक चैप्टर वाइज सबमिट किया जिसमें हमने टोटल कितने 10 मंडलों में हमने जो है कितनी 10,000 कितनी 10,462 कितनी बच्चा? 10,462 10,462 ऋचाओं के अंदर ऋचाओं की रचना की थी, जो कि कितने किसके अंदर? 10 मंडलों के अंदर हमने क्या किया? इनको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या हुआ कि आप क्या करते हैं कि ये जो सामवेद है ना, सामवेद है, इसमें ऐसी ऋचाएं बनाई गई हैं जो गाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट में आपने एक देखा होगा आल्हा उदल सुना होगा, आल्हा सुनी होगी, जो कि संजू बघेल ने जो है गाया है। ठीक है, तो क्या होता है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन क्या होता है जो गायन वाली चीज़ें होती हैं वो ईजिली क्या हो जाती हैं? याद हो जाती हैं। ठीक है, तो सामवेद की जो संकलन करने का मेन मोटिव जो था वो यही था कि जो हमारी ऋचाएं जो हैं उनको गाया जा सके, ताकि जो हमारे ऋषि हैं वो इनको ईजिली याद कर पाए और समझ पाए। क्लियर है बच्चा? तो सामवेद में क्या है? सामवेद में ऐसी ऋचाएं हैं जो गाई जा सकने वाली हैं। तो गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किसके अंदर किया गया है? सामवेद के अंदर किया गया है। देखिए बच्चा, सामवेद को जो ऋषि पढ़ते हैं, महर्षि जो पढ़ते हैं, उनको उद्रात्र बोला जाता है, और सामवेद को जो है वो संगीत का जनक कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। क्लियर है बच्चा? ये सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी। क्या है? सामवेद में कौन सी ऋचाएं हैं जो गाई जा सकने वाली हैं? सामवेद को जो पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उद्रात बोलते हैं, और सामवेद को क्या बोलते हैं? संगीत का जनक कहा जाता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं हम। देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है? यजुर्वेद। ये 3rd नंबर का हमारा क्या है? 3rd नंबर का वेद है हमारे पास, तीसरा जो वेद है। इस वेद में क्या है? इस वेद में हमने वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन किया है। यजुर्वेद के अंदर हमको क्या मिलता है? वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन मिलता है। क्लियर है बच्चा? देखिए यजुर्वेद का जो पाठ करते हैं, जो ऋषि यजुर्वेद का पाठ करते हैं, उन्हें अथर्वु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वु कहा जाता है। इसी के साथ ही बच्चा यजुर्वेद की एक विशेषता है। विशेषता क्या है? विशेषता बच्चा इसकी ये है कि एक ऐसा एकमात्र वेद है जो गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। क्लियर है? तो समझ में आया कि यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद जो है वो एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यहाँ पर बच्चा एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं। 2 भाग हैं। एक भाग बच्चा कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद है। और बच्चा दूसरा भाग जो है वो इसका क्या है? वो है बच्चा शुक्ल यजुर्वेद। क्या है बच्चा इसका? शुक्ल यजुर्वेद।
ठीक है, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ स्लाइड में इंक्लूड नहीं है। क्लियर है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में क्या है? वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन किया गया है। और क्या किया गया है बच्चा कि यजुर्वेद का जो पाठकर्ता जो होता है वो अथर्वु कहलाता है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में रचित है बच्चा। और क्या है? यजुर्वेद दो भागों, यजुर्वेद के दो भाग है, एक भाग कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। क्लियर है। चलिए देखिए बच्चे, हम अथर्ववेद की बात कर लेते हैं। तो देखिए अथर्ववेद जो है वो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित किया गया था, इसलिए अथर्वा ऋषि के इस अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद को लिखा था या रचित किया था, या आप बोल सकते संकलित किया था, जिस कारण भी इसे अथर्ववेद कहा गया है। ये बच्चा कौन सा है? ये 4th नंबर का आपका वेद है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। अथर्ववेद के अंदर क्या है? अथर्ववेद के अंदर क्या है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, औषधि, अनुसंधान, विवाह, सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों का वर्णन हमने अथर्ववेद के अंदर किया हुआ है। क्लियर है। चलिए और क्या है इसमें? इसमें क्या बोला गया है कि इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। देखिए बच्चा, प्राचीन भारत में सभा और समिति दो ऐसी चीज़ें थीं, या ऐसे बोल सकते हैं सभाएं थीं या ऐसी समितियां थीं जो क्या कर सकती थी? जो राजा के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकती थी। इसीलिए सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। क्लियर है। तो अथर्ववेद के अंदर हमने क्या सीखा? अथर्ववेद जो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसके अंदर क्या है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, औषधि, अनुसंधान, विवाह, सामान्य मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों और विश्वासों का वर्णन। और क्या है इसमें? इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा और समितियां दो ऐसी चीजें थीं या दो ऐसी समितियां थीं जो राजा के निर्णय को भी प्रभावित कर सकती थीं। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो फिर चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चे, ये हमारा लास्ट स्लाइड है जिसमें हमने वेदों की क्रम की चर्चा की है। वेदों के क्रम किस प्रकार है? सबसे पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर अथर्ववेद। आपको इसी तरीके से याद रखना, ये हमारा पहला वेद है, ये हमारा 2nd नंबर का है, ये हमारा 3rd नंबर का है और ये हमारा 4th नंबर का है। इसी के साथ ही बच्चा ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। ये बच्चा जो है वो हमारा सबसे नया वेद हो जाएगा। ठीक है। सामवेद जो है वो बच्चा संगीत का जनक कहलाएगा, संगीत का जनक कहलाएगा। इसमें क्या होगा बच्चा? इसमें वैदिक कर्मकांडों के बारे में बताया गया है, वैदिक कर्मकांडों का संकलन किया गया है। ठीक है, वैदिक कर्मकांडों का संकलन। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ही हम आपको कुछ नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर पाएंगे। ये सीरीज आपको कंप्लीट सीरीज मिलेगी। लूसेंट की जो बुक है, जीके की जो बुक है, उसकी कंप्लीट सीरीज आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना है? आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और हमें सपोर्ट करना है। क्लियर है। इसके साथ ही बच्चा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है जो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट्स हमें सेंड कर सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन हम बाय वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 95 16 75 25 82। इसी के साथ ही बच्चा, आप हमें अगर ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल है nssp1996@gmail.com। ठीक है बच्चा, तो ये हमारी जीमेल थी जिस पर आप हमें अपने डाउट्स सेंड कर पाएंगे। क्लियर बच्चा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। क्लियर है। और बच्चा, एक और चीज़ आपको बता दें कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। हम यहाँ पर आपको अपने सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप यहाँ से इन PDF को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर बच्चा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।